कोरोना हालात और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी ने भी हाई लेवल बैठक बुलाई। केंद्र ने भी अलग से समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्यों को कई तरह की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार फिक्रमंद है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार रोकने और डेल्टा वेरिएंट को काबू में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड पर समीक्षा बैठक की। नया वेरिएंट आने के बाद प्रधानमंत्री की ये दूसरी बड़ी बैठक है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पीएम मोदी ने कोरोना प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों से संक्रमण और इससे निपटने की तैयारियों पर जानकारी ली। इधर ओमिक्रॉन पर प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक चल रही थी। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला ले लिया। एमपी में फिर से लागू हो गया नाइट कर्फ्यू। कर्फ्यू का वक्त रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। जरूरत पड़ने पर और भी सख्ती लागू की जाएगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के नए बहरूपिये से भिड़ंत की तैयारी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी तैयारियों के पिटारे के साथ पेश हुए। कहा कि तीसरी लहर के लिए हम कमर कसकर तैयार हैं। इस बार हमने अपनी तैयारी की है। 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। क्योंकि ये माइल्ड है बहुत ज्यादा, तो हमारा पूरा एफर्ट ये रहेगा। हम जनता से अपील बार बार ये करेंगे कि आप अपने घर पे रहिए, अस्पताल में मत भागिएगा। हालांकि बिहार में फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन नीतीश सरकार का दावा है कि किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। जो तैयारी हमको करनी है अगले किसी भी बड़ी लड़ाई से लड़ने के लिए, वो हम सब लोग कर रहे हैं। तत्काल बिहार में अभी ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। उसके लिए जीवन सीक्वेंसिंग लैब लगाना था, तो वो आईजीएमएस के अंदर हम लोगों ने लगाया है। पीएम मोदी की बैठक से पहले केंद्र सरकार ने भी कोरोना पर समीक्षा बैठक की और राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किया, खास वहां जहां चुनाव होने वाले हैं। केंद्र ने सलाह दी है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को और तेज किया जाए, डोर टू डोर वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए, त्योहारों के सीजन से पहले स्थानीय स्तर पर रोक और पाबंदी लगाई जाए। राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने की नसीहत भी दी गई है। बड़े जमावड़े पर पाबंदी लगाने की सलाह के लिए नए कोविड क्लस्टर बनाने पर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन की पहचान की गई है। सरकार तो अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, लेकिन साथ ही जरूरी ये भी है कि लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, लापरवाही न करें, खुद को और अपने आसपास के समाज को सुरक्षित रखें। दिल्ली से मिलन शर्मा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात करते हैं लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट की। लुधियाना कोर्ट के बाथरूम में गुरुवार को जोरदार धमाका हुआ। धमाके के पीछे गहरी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा है। एनआईए और एनएसजी लुधियाना ब्लास्ट की जांच में सक्रिय हो गई हैं और गृह मंत्री अमित शाह को घटना की पूरी जानकारी दी गई है। लुधियाना ब्लास्ट पर राज्य का माहौल खराब करने की राजनीतिक साजिश होने के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। किसान आंदोलन के संग्राम में खालिस्तान एंगल के आरोप, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप, लिंचिंग और अब कोर्ट के बाथरूम में ब्लास्ट। चुनाव से पहले पंजाब के हालात पूरी तरह सामान्य तो नहीं। राज्य की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर लुधियाना में हुए ब्लास्ट को छोटा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धमाके का संज्ञान लिया है। एनआईए और एनएसजी जांच में शामिल हो गई। दीवारा गिरी छत उथे बंदे कहते कपड़े मैं कहा कपड़े नहीं। मैं जो कपड़े उतारे तो उथे डेड बॉडी पई आ। हुण ये नहीं पता दूजी मंजिल बाथरूम दे कोल इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ नहीं पता लग सकिया, क्योंकि इमीडिएटली मुश्किल हो जाता है कि किसी कंक्लूजन ते पहुंचना। पर एक जिहड़ा सस्पैक्ट है, जिहड़ा बंदा जिहदी बॉडी उत्थे मिली है, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और लग रहा है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। लुधियाना की कोर्ट के बाथरूम में ब्लास्ट के पीछे साजिश की आशंका तो है, लेकिन मामला आतंकवाद से जुड़ा है या राजनीति से, या फिर दोनों का घालमेल है। राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ब्लास्ट में पूर्व मंत्री
विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ कानून के कसे शिकंजे का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी ब्लास्ट में राजनीतिक पेच नजर आता है। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ 100 ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ? ਜਿਸ ਜੰਗ 'ਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ वैश्यपना है, जघन्य। चुनावी ध्रुवीकरण के लिए ब्लास्ट, ये आरोप हैरान करने वाला है लेकिन सनसनीखेज है। इस बीच अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया और कहा कि पंजाब पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं है। इसकी जगह चन्नी सरकार ने पुलिस को राजनीतिक बदले की कार्रवाई में लगा रखा है। राज्य में खराब हो रहे माहौल को राजनीति से जोड़ने का दांव आपके प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चला है। अभी कुछ देर पहले लुधियाना से ब्लास्ट की खबर आई है, सुन के बहुत दुख हुआ। सबसे पहले तो इसमें जिन लोगों की जान गई है उन सभी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस दे। इसमें घायल हुए सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पंजाब जिसने आतंकवाद का लंबा दौर देखा है, उसकी शांति को भंग करने के प्रयास होते रहे, इसीलिए लुधियाना का ये ब्लास्ट गंभीर जांच की मांग करता है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ सत्येंद्र चौहान, लुधियाना, आज तक। जाट और किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। मगर खास बात यह है कि जयंत चौधरी और किसान नेता राकेश टिकैत ने एक साथ हवन किया। जय चौधरी और टिकैत का साथ होना सियासी गलियारे में सरगर्मियां बढ़ा रहा है। चुनावी मौसम में हर तस्वीर के सियासी मायने होते हैं। मौका था चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती का, जहां किसान घाट पर हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाले आरएलडी नेता जयंत चौधरी और किसान नेता राकेश टिकैत साथ में हवन करते नजर आए। जब टिकैत ने सियासी सवाल किया तो उन्होंने इसे महज एक संयोग बताया। हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं, हम तो चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन गाहे बगाए नेताओं के साथ आप हो ही लेते हैं। नहीं भाई, अगर एक बात बताओ, अगर अमन कुंड पे कोई बैठा है मिलेगा, बताओ कैसे हटा दे उसको? अमन में आवती तो सभी देर है, तो ये संयोग है। हमें तो पता भी है कि वे भी आ रहे क्या। इसे संयोग कहें या सियासी प्रयोग, लेकिन यूपी चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इस तस्वीर के कई मायने हैं। टिकैत जी की कोई राजनीतिक उस तरह से भूमिका या कोई विचार उस तरह से नहीं है, कई बार उस बात को कह चुके हैं। लेकिन क्योंकि आप सब जानते हो कि जब सरकार तभी झुकी जब उन्हें वोट का डर सता रहा था, तो वोट से ही जो है जनता में जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं सत्ता में, वो संभव हो पाएगा। इसलिए जनता से मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक अपनी ताकत को समझे और उसे मजबूत करें। पश्चिमी यूपी का ही वो गढ़ था जिसने किसान आंदोलन को नई ऊंचाइयां दी। मोदी सरकार को चुनाव से पहले तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। टिकैत भले ही खुद को सियासत से दूर रखने की बात कर रहे हों, लेकिन इशारों में वो पश्चिमी यूपी के किसानों को सियासी संदेश भी दे गए। देश में एक ही चीज पर तो काम चल रहा कि वोट कैसे मिलेगी, इसी पे ही काम चल रहा। सब इसी पे ही लग रहे, सारी सरकार इसी पे ही लग रही।
अगर सरकार इतना ध्यान विकास पर दे लेती तो ये दिक्कत ही नहीं होती। गन्ने की समस्या उत्तर प्रदेश में, लोग रेप और दिल्ली में के भुगतान हो गया। मैं दिल्ली वाले कौन पूछ रहे भुगतान को, इलेक्शन यूपी पंजाब में, बोर्ड लग रहे दिल्ली में। आज किसान दिवस के मौके पर ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ज्वाइंट रैली हुई, जिसमें अखिलेश शामिल नहीं हुए। पत्नी डिंपल और बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अखिलेश यादव ने एहतियात के लिए रैली में न शामिल होने का फैसला किया। हालांकि अखिलेश की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। आरएलडी जाट वोट बैंक को एक सूत्र में बांधकर अपने पक्ष में करना चाहती है। किसानों की नाराजगी भुनाने की भी पूरी कोशिश है। अगर ये फॉर्मूला सफल हुआ तो विपक्षियों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। पश्चिमी यूपी में अपने किले को बचाने के लिए बीजेपी ने कृषि कानून वापस लेने का कार्ड खेला, तो वहीं किसान आंदोलन के बाद यहाँ के जाटों को साधने के लिए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी। आज भी पीएम मोदी ने काशी से किसानों की जमकर तारीफ की और चौधरी चरण सिंह को याद किया। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। पश्चिमी यूपी की सियासत में जातीय समीकरण के अलावा किसानों का मुद्दा राजनीति की दिशा तय करता रहा है। जातीय समीकरण तो हर पार्टी अपने हिसाब से यहाँ बिठा ही रही है, लेकिन किसान आंदोलन के बाद किसानों के वोट बैंक को मिली मजबूती पर हर पार्टी की भी नजर है। एक हवन कुंड यहाँ था और एक चुनावी हवन भी अभी होना है। अब इस हवन कुंड से क्या चुनावी हवन में कोई आहुति पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये आने वाले वक्त में शायद ज्यादा बेहतर साफ होगा। कैमरामैन पवन के साथ कुमार खुड़ा, दिल्ली आज तक। और अब बात करते हैं सर्दी की। देश के ज्यादातर हिस्से कड़ाके की सर्दी से जूझ रहे हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में तो पारा 0 से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ऐसी ही सिहरन वाली तस्वीर आई है, जहां जबरदस्त ठंड के चलते एक झरना पहाड़ों पर ही जम गया। तो देखिए किस तरह से ये झरना जम गया है। उत्तराखंड में पहाड़ पर जमकर ठंड इस वक्त पड़ रही है और ये झरना पहाड़ पर ही जम गया। और अब बात कर लेते हैं कोरोना के नए बहरूपिया ओमिक्रॉन की। कोरोना का नया बहरूपिया ओमिक्रॉन लगातार अपना दायरा फैलाता जा रहा है। दिक्कत यह है कि लोग इसकी गंभीरता को फिलहाल नहीं समझ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 346 तक जा पहुंचा है। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक वायरस फैल चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद सवाल है कि आखिर देश भर में इतनी लापरवाही क्यों है। दिल्ली की बाजारों में बेहिसाब भीड़, भोपाल की सड़कों पर बेपरवाह जनता, गोवा में समंदर किनारे बेखौफ टूरिस्ट, दार्जिलिंग की दुकानों में खरीदारी और भीड़भाड़। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच इन तस्वीरों से न सिर्फ हैरानी हो रही है, बल्कि डर भी लग रहा है। डर इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में न सिर्फ कोरोना के डेल्टा प्लस के नए मामलों में इजाफा हो रहा है, बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और यही है असली परेशानी की वजह, क्योंकि इंसान के इस नए दुश्मन की ना तो अभी आक्रामकता का सही पता है और ना ही इसके असल स्वभाव की सटीक जानकारी। ओमिक्रॉन का दायरा भारत में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत के इस नक्शे को बेहद गौर से देखिएगा। देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अब तक ओमिक्रॉन का वायरस फैल चुका है। ओमिक्रॉन का संक्रमण इन राज्यों में चिंता पैदा कर रहा है। भारत में सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र और दिल्ली का है, जहां ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 60 से ऊपर है। दक्षिण के राज्यों में भी इसका विस्तार तेजी से हो रहा है। देश में 23 दिसंबर तक आंकड़ा 300 का स्तर पार कर चुका था। ओमिक्रॉन की रफ्तार इतनी तेज है कि तकरीबन हर घंटे आंकड़ों में इजाफा हो रहा है।
मुमकिन है कि अगले घंटे मरीजों की तादाद इससे भी ज्यादा हो जाए। For advice to the people, whether the government is going for the lockdown or not, but people should adopt self-lockdown and they should ensure that safety of them and the safety of their colleagues in the days to come. हम आंकड़ों के जरिए ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार से आपको सचेत करने की कोशिश करेंगे। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन के पहले केस की जानकारी मिली थी। 18 दिसंबर को भारत में ओमिक्रॉन का 100वां मामला सामने आया था। 21 दिसंबर को आंकड़ा 200 मरीज के पार जा पहुंचा और महज 2 दिन बाद यानी 23 दिसंबर को भी ओमिक्रॉन वायरस ने 300 मरीजों तक अपना संक्रमण फैला दिया। मतलब यह है कि पहले से 100 तक पहुंचने में ओमिक्रॉन को 16 दिन लगे, लेकिन 200 से 300 का आंकड़ा छूने में इस वायरस को सिर्फ 2 दिन का ही फासला तय करना पड़ा। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार पिछले डेल्टा वेरिएंट से भी कई गुना ज्यादा है, क्योंकि भारत में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण इससे काफी धीमी रफ्तार से फैला था। लापरवाही हटी दुर्घटना घटी वाला मुहावरा याद रखना होगा, क्योंकि न सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बल्कि डेल्टा वेरिएंट के केस में भी इजाफा होने लगा है। इसे भी आंकड़ों की जुबानी समझिए। 21 दिसंबर को देश में कोविड के 5,326 नए मामले सामने आए थे। 22 दिसंबर को यह आंकड़ा 6,317 तक जा पहुंचा और 23 दिसंबर को इसमें और इजाफा हुआ और नए मामले 7,495 तक जा पहुंचे। मतलब सिर्फ 2 दिन के भीतर तादाद 2,000 से भी अधिक हो गई। संकेत बड़ा ही साफ है, अब लोगों के सचेत होने, सावधान रहने और जिम्मेदार बनने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हर शहर, गांव और कस्बे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो दिन भी दूर नहीं जब यही बेपरवाही जिंदगी पर कहीं भारी ना पड़ जाए। आज तक ब्यूरो। आपने देखा कि कैसे ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, लेकिन दिल्ली हो या भोपाल, जयपुर हो या गोवा, हर जगह लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही लापरवाही छोड़ रहे हैं। बाजारों में ऐसी भीड़ जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना भी जरूर घटेगी। अलग अलग शहरों से देखिए हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट। आखिर इतनी लापरवाही की वजह क्या है? क्या देश और दुनिया से चला गया है कोरोना वायरस? क्या कोरोना वायरस से लोगों की मौत होनी बंद हो गई है? क्या कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलना बंद हो गया है? क्या सरकार ने लोगों को कोविड नियमों को तोड़ने की छूट दे दी है? इन तमाम सवालों का जवाब ना यानी नहीं में है। तो फिर हम इतने बेपरवाह क्यों होते जा रहे हैं? सबूत हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। पहले दिल्ली के मशहूर सरोजनी नगर मार्केट का मंजर देखिए। भीड़ ऐसी मानो वहां या तो सब कुछ फ्री में मिल रहा हो या फिर सरोजनी नगर मार्केट कल से बंद होने वाला है। लोगों का रेला ऐसा लगा हुआ है, न डेल्टा की परवाह, न ओमिक्रॉन की फिक्र, न कोविड प्रोटोकॉल की चिंता। यहाँ सरोजनी नगर मार्केट में जिस वक्त हम यहाँ साफ दिख रहा है कि चाहे मार्केट एसोसिएशन बार बार अनाउंसमेंट करवा रही हो, चाहे मीडिया में डिस्कशन हो रहा हो, लेकिन लोग जो है यहाँ शॉपिंग करने आए हैं वो ना डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क को नाक के नीचे या अपने कान से लटका कर ही खुश हैं। कोविड के डर का या जो पिछले साल लॉकडाउन की वजह से हालत हुई थी उसका किसी को डर नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली सरकार की सख्ती के बाद भी यहाँ के बाजारों में लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। ये सबूत है एशिया के सबसे बड़े थोक मार्केट सदर बाजार का, जहाँ सुबह से ही भारी भीड़ खरीदारी के लिए जमा होने लगी। न चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है और न ही 2 गज की दूरी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम जो पाबंदियां लगाई हैं, उसके बावजूद भी दिल्ली के बाजारों में लोगों की लापरवाही कम होती नजर नहीं आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर बाजार इलाके के अंदर। आपको सुबह के वक्त भीड़ का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर सुबह खरीदारी करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं या दुकानदार भी है, उनके चेहरे से मास्क पूरी तरह से गायब है। ये आलम तब है जब पिछले 4 दिनों में कोरोना के 400 से ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर दर्ज किए गए हैं, जिनमें 57 मामले ओमिक्रॉन के हैं। दूसरे शहरों से दिल्ली आने वाले या राजधानी से रेल का सफर तय करने वाले भी लापरवाही की मिसाल पेश कर रहे हैं।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी के चेहरे पर मास्क नहीं तो किसी के गले की शोभा बढ़ा रहा है मास्क। इस वक्त हम लोग नई दिल्ली इलाके में मौजूद हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और आप देख सकते हैं बिना मास्क के लोग यहाँ पर आपको साफ नजर आ जाएंगे। देखिए लोगों ने लगा तो लेते हैं देख करके, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मास्क तो रखते हैं लेकिन नीचे की तरफ कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग ओपनली बिना मास्क के घूमते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। रुख करते हैं भोपाल का, वहां भी कमोबेश दिल्ली जैसी ही स्थिति है। पुराने भोपाल में भी लोगों में ना तो ओमिक्रॉन का खौफ है, ना ही बढ़ते कोरोना मामलों की चिंता। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 19 नए केस सामने आए हैं, लेकिन जनता को भला क्या फिक्र। मध्य प्रदेश में जो कोरोना के मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मान चुके हैं कि कोरोना जो है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो संभावित तीसरी लहर को मान के चल रही है मध्य प्रदेश सरकार जनवरी के महीने में। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हालात काबू में है, अभी हालात बाहर नहीं हुए हैं काबू से, इसलिए, लेकिन इसके बावजूद देखिए लापरवाही की तस्वीर। लोग जो है अभी भी बाहर निकले हैं तो कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, कईयों ने मास्क नहीं लगाया है। सामने की दुकानों पे भी अगर आप देखें तो लोग खड़े जरूर हैं लेकिन मास्क नहीं पहने हैं। सर्दियों में पर्यटकों की पहली पसंद गोवा भी क्यों अछूता रहे। यहाँ भी देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे टूरिस्ट तो मानो कोरोना नाम का शब्द ही भूल गए हैं। फिर तो डर और चिंता की बात करना ही बेमानी है। समंदर के किनारे ये मस्ती कहीं आने वाले दिनों में इनके लिए भारी न पड़ जाए। कोविड की उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से बल्कि गुजरात और राजस्थान, इन तमाम इलाकों से टूरिस्ट भारी संख्या में आ रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है, इस वक्त जो आप कलंगुट बीच में देख रहे हैं, दिन भर हमने गोवा के अलग अलग बीचेस का मुआयना किया और हमें इसी तरह की शक्ल नजर आई है कि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। लोकल पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि ऐसी स्पेसिफिक गाइडलाइंस तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं? यहाँ पर जितने टूरिस्ट वगैरह हैं आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं।